अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खुश हैं? तबीयतें सबकी कैसी हैं? अच्छा व्यूअर्स, एक कोट से मैं गुजर रही थी, लाइक आई वाज रीडिंग अ बुक, और वहाँ एक बहुत अच्छा सा कोट मुझे नज़र आया, और वो कोट ये था, बिकॉज लाइफ इज़ अ ग्रेस नॉट अ रेस। और इसके मुतालिक मैंने फिर बहुत सी रिसर्च की। मैंने ये रिसर्च की कि हम रोज़ाना ये देखते हैं कि हम मेरी फ़लाँ दोस्त है, उसका घर भी बहुत अच्छा है, उसके पास ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, उसके पास कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, उसके पास गाड़ी भी बहुत अच्छी है, उसके मियाँ की जॉब भी बहुत अच्छी है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके पास ऐसा क्या नहीं है जो कि मेरे पास नहीं है। और हम इसी कॉम्प्लेक्स में रह रह कर ये सोचते रहते हैं कि फ़लाँ अच्छा है, हम नहीं हैं, फ़लाँ के पास ये है, हमारे पास नहीं है। तो उस रेस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उस रेस में कहते हैं ना कि भागी जा रहे हैं विदाउट ये देखे हुए कि जो अल्लाह ने हमें दिया है, हम क्या इसके मुस्तहिक थे। हमें अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा नवाजा गया है, और जो हमें ब्लेसिंग्स हुई हैं, और क्या ये ब्लेसिंग्स हमसे जो नीचे वाले हैं उनके पास हैं। तो इस सब रेस के बावजूद भी हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि काश हमारे पास ये हो, काश हमारे पास ये हो। इस काश के साथ साथ आधी ज़िंदगी हमारी गुजर जाती है, आधी ज़िंदगियों में कमेटियों में गुजर जाती है, आधी ज़िंदगी हमारी उधारों में गुजर जाती है, आधी ज़िंदगी हमारी झूठे शो ऑफ्स में गुजर जाती है। और हम फिर इन सब को एक्यूमुलेट करके सोचते हैं कि हमने तो कुछ नहीं कमाया, हमने जो कमाया वो हमने खा लिया, या हमने तो कोई सेविंग ही नहीं की। तो इस रेस में जो हम अपनी जो रेस लगा के बैठे हुए हैं, आज सोचा कि मैं शेयर करूं आप लोगों से कि ज़िंदगी जो है ना वो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और उस ज़िंदगी में आपके पास अच्छी हेल्थ हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छी परवरिश कर रहे हो, बच्चे आपके वेल सेटल हो जाएं, तो यही बहुत है। इसी पे शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि लोगों को देखा देखी इस रेस के बावजूद जाने के साथ साथ इतना उधार ले लें, इतना अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से भी ये बेच के ये ख़रीद लें, ये बेच लें, वो बेच लें, और वो शो ऑफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं साथ साथ, ये गलत है। तो ये छोटे से कोट के साथ मैंने सोचा कि मैं आज प्रोग्राम का आगाज़ करूं। और एक ये चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हम छोटे छोटे होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे सोशल स्टडीज़ में मार्क्स कितने थे, मैथ्स में मार्क्स कितने थे, या हमने इतने सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए, हम इतने पास। हमें ये पता लगता है कि हम आज जिस मकाम पे खड़े हुए हैं वो मकाम कितनी अहमियत रखता है। मार्क्स कोई याद नहीं रहते, किसी को किसी के मार्क्स नहीं याद रहेंगे। किसी को ये नहीं याद रहेगा कि भाई वो इसमें फ़ेल हो गया, वो ऐसा था, वो नालायक था, वो पढ़ता नहीं था, वो सारा दिन खेलता रहता था, वो सोता रहता था, वो दोपहरों में आवारागर्दियाँ करता रहता था। मगर आज वो जिस मकाम पे है, इन सब चीज़ों के बावजूद वो हमेशा हमें याद रहता है। तो कहते हैं ना कि ये चीज़ें जो होती हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, ज़िंदगी का मज़ा होती हैं। इस ज़िंदगी के साथ साथ भी आगे जाके आप जिस मकाम पे हैं उसको शुक्र अदा करके करना चाहिए, और शुक्र अदा करने के बावजूद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। और हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारे साथ हमारी इतनी प्यारी शेफ़ जो हमारे किचन में रोज़ हमारा साथ देती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमतों से हमें अच्छे अच्छे खाने बना के देती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, इतनी हम अच्छी बात है। अच्छा जो है ना बेहतरीन तोहफ़ा ये है अल्लाह का, वो आप हमारे किचन को संभालती हैं। अच्छा, मुझे लगा आप कहने लगी सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने हमें जो नवाजा हुआ है, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि हर बंदा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है, और वो है ये रिस्क। इसके पीछे काफ़ी लोग जो हैं वो बेचारे इस रेस में लगे रहते हैं बेहतर से बेहतर। लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है ये कि इस रेस के अंदर जो है ना, मुकाबलेबाजी पे जब आप उतर आते हैं ना, तो फिर आप अपनी लाइफ का मकसद बिल्कुल चेंज कर देते हैं, और उस वक्त आप सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि यार अच्छा उसने ऐसे किया था तो मैं ऐसे क्या करूं, और उसने ऐसे। अच्छा ये बात हमारी मामा ने हमें दोनों बहनों को बड़ी ही इनिशियल एज में, क्योंकि सिंगल पेरेंट थी, तो उन्होंने हमेशा से ये सिखाया था कि किसी की चीज़ को देख के आपके अंदर हसद नहीं आनी चाहिए, इतना अपने अंदर गट्स होने चाहिए कि आप जब बड़े हो तो आप उस चीज़ को जो है खुद से अर्न करने की कोशिश करो, अदर देन कि ऐसा हो कि आप जो है वो दूसरों को देख के जो है वो जलते रहो। एक का मुंह लाल है तो अपना थप्पड़ मार के लाल। हाँ, और जैसे आपने कल पिंक पहना, मुझे आपका पिंक इतना पसंद आया, मैंने ये नहीं किया, मैंने अनम को कहा अनम ये पिंक तो मुझे चाहिए। हाँ एग्जैक्टली।
और वो कितने अच्छे तरीके से आपने खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ की, जिसमें अगले बंदे को भी ये फील हो रहा था कि यार दिल से तारीफ़ की जा रही है, उसमें कोई जेलसी फैक्टर नहीं था। ऐसा ही तो है। आज की जो रेसिपी है वो भी बड़ी ही मज़ेदार, हसद के बगैर, जेलसी के बगैर के साथ क्या बना रही है? पूरी मोहब्बत के साथ जी। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ कुजीन को, हम आज थोड़ा सा टच अपॉन कर रहे हैं, तो आज हम बनाएंगे मंगोलियन चिकन। ओके। आप ये मंगोलियन चिकन के साथ जो है आप इसको मंगोलियन बीफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि फेमस डिश है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की। एग्जैक्टली। और आगे जो है बकरा ईद पे जब आपके पास गोश्त होगा, ख़ास तौर पे आप अपने कसाई को कह के अंडर कट रखवाएं बीफ का, और उसके साथ आप ये मंगोलियन बीफ बनाएं, इंतहाई लेवल का मज़ेदार बनेगा। ईद आ रही है और ईद में हमने अंडर कट का जो पार्ट है वो रखवाना है। हाँ, बीफ का अंडर कट आपने रखवाना है, क्योंकि वो बहुत टेंडर होता है, काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है, जूसी भी होता है और फैट फ्री होता है। तो उसमें जो है काफ़ी जल्दी जो है आपका जो है मंगोलियन बीफ रेडी हो जाता है। तो मैं आपको इसकी एक रेसिपी बता देती हूँ। अभी तो हम चिकन के साथ बना रहे, तो चिकन मैंने लिया है, आप चाहे तो इसको कट इनटू क्यूब्स कर लें या स्ट्रिप्स में कट कर लें इसको। उसके बाद आपने इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी गार्लिक पाउडर और 1 से 2 टेबलस्पून सेसमी ऑयल, कॉर्नफ्लावर डालकर हमने अच्छी तरीके से इसकी एक मैरिनेशन रेडी कर लेनी। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे क्रिस्पी चिकन रेडी होता है। ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो है शैलो फ्राई कर ले, एयर फ्राई, बेक, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अब इसी सॉस की बारी आ जाती है, तो सॉस में आपने सबसे पहले यूज़ करना है सोया सॉस, तकरीबन 1/3 के करीब, डार्क सोया सॉस 1/4 कप जाएगी इसके अंदर, ब्राउन शुगर 1 कप जाएगी, नमक हस्बे जायका जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, इसमें काली मिर्चें, अच्छा एक होती है गोल मिर्चें, एक होती है तलहार मिर्चें जो लंबी वाली होती है। अगर तलहार मिर्चें मिल जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल तो आप गोल मिर्चें भी जो हैं वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आपने सॉस रेडी करनी है, सबसे पहले गार्लिक को सौते करना है, उसमें ये सॉस ऐड करनी है, थोड़ी देर पकाना है। पकाने के बाद आपने जो ये फ्राइड चिकन है वो उसमें ऐड कर देना है। और लास्टली मंगोलियन चिकन का जो है मेन जूस होता है वो होता है ग्रीन अनियंस। तो ग्रीन अनियंस लास्टली इसके अंदर हम ऐड करेंगे। आप इसकी प्रेप जो है वो प्रिपेयर करें, तैयार करें, हम साथ साथ आते जाएंगे किचन में। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान ख़ास कौन हैं और आज हम आपको कौन सी रेमेडीज़ बताएंगे, तो ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारी बहुत सी प्यारी रेमेडी स्पेशलिस्ट हमारी तबीबा मासूमा जहरा आज हैं, और उनके टेबल पे हमने बहुत से इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं और वो खुद भी लाई हैं, और हम इनसे पूछने के आज आप हमें किस चीज़ की रेमेडी दे रही हैं? जी हिना, जैसे आपको पता है ईद बिल्कुल करीब है, और ईद से पहले हर कोई चाहता है कि अपना चेहरा अच्छा सा साफ रखे, और वो बच्चियां जो कि धूप में निकलती हैं, रंग ख़राब हो जाता है, रंग में ग्लो नहीं रहती, तो मैं एक रेमेडी बता रही हूँ जो कि आप डेली बेसिस पे हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपने लेना है बादाम और छोटी इलायची, इसको इस तरह से पीस लेना है। बादाम, छोटी इलायची हम वज़न लेके उसको इस तरह से आप पीस लोगे। ठीक है। पीसने के बाद आप इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। ठीक है। जैसे अगर ये 2 टेबलस्पून बादाम और छोटी इलायची है तो 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डलेगा। ठीक है। और इसके साथ आप थोड़ा सा डाल देंगे ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ब्राउन शुगर अगर इसमें नहीं है तो आप साथ में वाइट शुगर भी ले सकते हैं, वो डालिए। और रोज़ वाटर डाल के इसका मिक्सचर बना लीजिए, अपने हाथों पैरों पे और अपने चेहरे पे लगाएं। अच्छा, यही बादाम और सब्ज़ इलायची का पाउडर अगर आप थोड़ा सा हल्दी के साथ अपने वॉशरूम में डब्बी बना के रख लें। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने बताया था दूध के साथ, अभी मैं बता रही हूँ इसके साथ बना के आप रख लोगे और इसको आप इस्तेमाल करोगे चेहरे के ऊपर, हाथों पैरों के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा आपका स्क्रब बन जाएगा। रंग को साफ करता है, रंग को कैसे इस्तेमाल करना है? चेहरे पे एक दफ़ा लगा लें, 10 मिनट के लिए लगाने के बाद हल्के हाथ का इसको रब ऑफ कर लें। और ये क्योंकि बहुत बारीक पिसा हुआ है तो आप इसको रोज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बारीक पिसा हुआ नहीं है तो प्लीज़ रोज़ स्क्रबिंग नहीं कीजिए, कोशिश करें कि इसको अच्छा सा बारीक पीस लें, इस तरह से लगा के अपने चेहरे पे रखें। चेहरे पे नरिशमेंट आएंगी। बादाम अपना ऑयल छोड़ता है तो जो आपका ड्राइनेस है स्किन की वो भी ख़त्म होती है। सब्ज़ इलायची चेहरे को ठंडक देती है गर्मियों में। ये आपकी स्किन पे जो रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स होंगे, टैनिंग है, उसको ये ठीक कर देगा। सारे ब्लेमिशेस के लिए ये बेहतरीन सलूशन है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि अक्सर हमारे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा रात को जागते हैं और हमारी आदत है हम एप्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि आप मोबाइल की लाइट
होती है और कमरे में अंधेरा होना, उससे तो आपको बहुत ज़्यादा आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो अगर आपने मोबाइल यूज़ करना भी है तो कम से कम बाहर की रोशनी तेज़ हो मोबाइल की रोशनी से, तो एक तो वो थोड़ा सा काम बेहतर रहेगा। उसके अलावा चाय की पत्ती, टी बैग्स जो आप इस्तेमाल करते हो नहीं करते तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर वो फिर भी नहीं करते और सिर्फ पत्ती इस्तेमाल करें तो उसको कहवे के दूध डालने से पहले छान लें, उस चाय की पत्ती के छोटे छोटे पैचेस बना लें, ठंडा करके उसको आंखों पे रखें तो आंखों के डार्क सर्कल्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। अच्छा, अक्सर कहते हैं अगेन ना कि इसके लिए इंटरनली अपना ठीक है, ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्रीम्स जो है इफेक्टिव है कि ये जो आपकी रेमेडी है ये ज़्यादा इफेक्टिव है? जितना नेचुरल प्रोडक्ट्स पे रहेंगे उतना बेहतर है। ये जितनी बाजार में आपको क्रीम्स मिलती हैं ये आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन उड़ा देती है। आपने देखा लोग चूल्हे के पास जा रहे हैं, रेड हो रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, रेड हो रहे हैं, तो आपकी स्किन को बर्बाद करते हैं। हम नेचुरल चीज़ों को रेगुलरली यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। वेरी नाइस। अच्छा, हम थोड़ा सा बात करेंगे बालों पे कि हेयर लॉस का एक सीज़न होता है और बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। अब आने वाला सीज़न है और ऑटोमेटिकली हम जो भी यूज़ करें शैम्पू कंडीशनर हम चेंज भी करते हैं, मगर हेयर लॉस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखो, आंवला, रीठा और हिबिस्किस के पत्ते। हिबिस्किस वो लाल रंग का फूल जिसके अंदर एक स्टिंग सी लटकती है, ब्रश होता है जिस तरह आपके। ठीक है, समझ आ गया। तो हिबिस्किस के पत्ते और आंवला और रीठा ये रात को भिगो दीजिए, इसके पानी से सर के बालों को धोएं तो वो बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ अपने आयरन लेवल्स को चेक कराएं। आपका आयरन, फेरेटिन, कई लोग होते हैं जिनका एज भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होता है, जैसे कि हमारा तो खून की कमी नहीं है। मैं हमेशा करती हूँ आपका एज भी अगर आपने कराया तो प्लीज़ थोड़ी सी एफर्ट करके आयरन कंप्लीट प्रोफाइल कराएं। अगर आपका फेरेटिन लो है, आपका आयरन लेवल लो है तो आप जाके अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि बालों के गिरने में एक सबसे बड़ा रोल उसका भी होता है। इसके साथ साथ तेल अगर मैं बता देती हूँ, हिबिस्किस के पत्ते ले लें तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब, ठीक है। कोकोनट ऑयल ले लें 1 प्याली, बादाम का तेल आधी प्याली, इसको आप गरम कर लें, उसमें हिबिस्किस के पत्तों को अच्छी तरह से जला लें। जलाने के बाद उसको ठंडा कर लें, अच्छी तरह से छान के रख लीजिए। इस तेल का इस्तेमाल करें तो बाल बहुत बेहतर होते हैं। अच्छा, एक मुझे बताएं कि अक्सर लोग आंवला, रीठा, सिकाकाई का भी वो निकाल के तेल और पानी निकाल के वो शैम्पू बना के यूज करते हैं, बेहतरीन शैम्पू के तौर पे यूज होता है। तो इज इट इफेक्टिव? वेरी इफेक्टिव, बिल्कुल। आंवला देखें आपको विटामिन सी और आयरन प्रोवाइड करता है, इसी तरह रीठा उसको सपोर्ट करता है, सिकाकाई आपको बहुत ही बेहतरीन। सल्फेट फ्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है? आप सल्फर जब इस्तेमाल करेंगे बाल तो आपका ख़राब होंगे। सो बेहतरीन चीज़ ये होती है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, सल्फर फ्री शैम्पूज़ का इस्तेमाल करें, जिसमें बहुत सारे हमारी नैयर आपा के बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो वो वो शैम्पूज़ होते हैं, मिलते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके शैम्पू आपको मिल जाते हैं सल्फर फ्री। आजकल जिस तरह अब मैं आपको कहूँगी कि नेक्स्ट वीक हिजामा वीक आ रहा है, ईद के फ़ौरन बाद, तो जिन लोगों को किसी किस्म की स्किन के इश्यूज़ हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वो ज़रूर जाके हिजामा कराएं, क्योंकि हिजामा एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है। हिजामा है क्या और ये किस किस का क्योर है, किस किस आप डिजीज़ का क्योर होता है? हिजामा डेफिनेटली एक सुन्नत है, सुन्नत नबवी है, हुक्म है आका का कि वो आपको कराना चाहिए, और ये हमारे लिए मेराज का तोहफ़ा है। मेराज पे कहा गया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर आसमान पे आवाज़ आती थी, या रसूल अल्लाह हिजामा। सो ख़ास तौर पे उन्होंने वापस आके कहा कि हिजामा कराओ। साइंस ने अभी इसको प्रूव किया है कि आपकी कैपिलरीज जो बारीक शरेयाने हैं उसके इनके बिल्कुल बेनीथ हैं, बहुत करीब हैं, उनमें जितने फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं और वो डेड सेल्स जो रीजुविनेट नहीं हो सकते, बॉडी उनको दोबारा से नहीं बना सकती, वो आपकी कैपिलरीज में डिपॉजिट होती हैं। और बेस्ट कैपिलरीज आपकी कमर के बैक साइड पे जो कि सुन्ना पॉइंट्स हैं। हिजामा हसद, नज़र, जादू का भी बेहतरीन इलाज है। शर्त ये है, प्लीज़ कोशिश कीजिए क्वैक्स के हाथ ना चढ़ें। हिजामा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से होता है। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ये सिर्फ तबीब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यानी तो काफ़ी देखा है ना कि हिजामा सेंटर्स खुले हुए हैं, क्या वो प्रॉपर डिग्री क्वालिफाइड है या कि ऐसे भी हो जाता है? जो हिकमत में है वो तो हम क्वालिफाइड होते हैं। FTJ फाजिल तिब्बो जराहत में आपकी गवर्नमेंट सिर्फ उसी को इजाज़त देती है। बट अनफॉर्चुनेटली है कि हिजामा मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे भी किया जा रहा है जिसको कुछ भी नहीं करना तो उसने हिजामा करना है, क्योंकि हिजामा के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर बंदे के पास नहीं गए, वो आपको डीप कट दे देता है, तो वो हिजामा का मकसद ख़त्म कर देता है। तो हिजामा के लिए एक डेफिनेशन है, अ माइनर सर्जिकल स्क्रैच। इट्स अ स्क्रैच नॉट अ डीप कट।
उसको लगाया जाता है। और हिजामा के कपिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं। सिलिकॉन कपिंग हम करते हैं जब हमने बॉडी की फैट को ड्रेन डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। एक हिजामा जो ब्लड कपिंग को कहते हैं हिजामा, ड्राई कपिंग के अंदर सिलिकॉन कप से भी किया जाता है, फायर कपिंग भी की जाती है। तो कपिंग के बहुत से तरीके, और सबसे बेहतरीन आजकल हम फेस लिफ्ट्स के लिए चल रहे हैं। फेस को हर तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल कोलेजन बिल्डिंग होती है अगर आप ड्राई कपिंग से हफ्ते में एक बार अपना फेशियल करा लो, मसाज कराओ, प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाओ ताकि वो आपकी फेस की कपिंग करे और फेस के ऊपर नेचुरल ग्लो दे दे। अच्छा, ये भी यूज होता है फेस लिफ्टिंग के लिए? नॉर्मली नहीं पता होता। कोलेजन बिल्डिंग के लिए ना, तो आपके रिंकल्स को, आपकी डेड स्किन को भी खत्म करता है, आपके कोलेजन की बात हो रही है तो बिल्टअप करता है नेचुरली। कोलेजन इंजेक्शंस भी लोग लगवाते हैं जब आपके पास अल्लाह ने कुदरती तरीका रखा है। देखिए, मैं तो होलिस्टिक साइंस स्पेशलिस्ट हूँ और मैं प्रमोट भी उसी को करती हूँ। एक कुदरती तरीका है, अगर आप करो, आप सिर्फ उसमें एफर्ट थोड़ी होती है कि आपको रिजल्ट ऐसे अचानक से नहीं मिलते, लेकिन वो इतनी खूबसूरत इफेक्ट्स देता है कि आपको एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक लुक तो नहीं दे रहा ना, आपकी अपनी बॉडी रिएक्ट कर रही है। हम जब हिजामा कप फेस पे करते हैं ना, तो उससे हम ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं फेस पे। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पे रिपेयर सिस्टम ऑन होगा और नेचुरली आप ग्लो करोगे। हाँ, ये नेचुरल एक रेमेडी और प्रोसेस है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि हिजामा किस एज से यू गेट स्टार्टेड विद, किस उम्र से शुरू होता है? एक बुक है वसाइल शरी, जिल्द नंबर 2, चैप्टर उसका नाम है पिचना या हिजामा। उसके अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि अपने 1 माह के बच्चे को हिजामा का अलकाहिल पे लगवाओ, कप लगवाओ, पिचना लगवाओ ताकि वो अक्लमंद और दाना हो जाए। आप सोचेंगे कोई भी कहीं पे भी कर, अब आप कहोगे 1 माह के बच्चे को कैसे? देखो, नेक होल्डिंग जो जल्दी बच्चा करेगा वो उतनी जल्दी आपकी बात समझेगा और कप लगाने से नेक होल्डिंग जल्दी आती है। तो सदके चले जाए इन पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत के, हमें मुख्तलिफ जगहों पे ये मिलता है। फिर हिजामा छोटे से छोटे बच्चे और बूढ़े से बूढ़े को किया जा सकता है, डिपेंडिंग। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। अगर कोई ब्लड थिनर ले रहा है तो हिजामा कराने से पहले जब वो जाए तो उस 24 घंटे ब्लड थिनर ना इस्तेमाल करे। थैलेसीमिक पेशेंट है या उनके आयरन लेवल्स कम है तो अपने तबीब को इसको इन्फॉर्म करें। मोस्ट प्रॉब्ली तबीब वो नहीं करेगा, ऑब्वियसली जब आयरन की कमी है तो वो उस तरह से ब्लीड नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ आती है कि हिजामा से जब कप आप लगाते हो तो कमज़ोरी होगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप रिलैक्स फील करते हो। निशान भी बहुत पड़ जाते हैं ना? वो तो सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए होते हैं। जो डीप निशान होंगे वो तब होंगे जब आप गलत किसी के हाथ आ गए हो, आपको डीप कट लग गया है। तो हिजामा में HB लो नहीं होता क्योंकि इट्स अ माइनर सर्जिकल स्क्रैच। और जब हम सक्शन देते हैं ना तो आपकी कैपिलरीज में से फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स आपकी स्किन के नीचे आते हैं जिसको स्क्रैच करके निकाल दिया जाता है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट अलग अलग बने हुए, लोग सुन के ही कहते हैं नहीं डर जाते हैं। अच्छा, मैं आपको व्यूवर्स आपको भी कहूंगी और आप भी करो, अपनी नाखून से पीछे जोर से स्क्रैच करो, जोर, इससे ज्यादा दर्द नहीं होती हिजामा की। अच्छा, अब इजी टू एक्सप्लेन, इससे ज्यादा दर्द नहीं होती, इससे ज्यादा अगर कहीं जाके आपको दर्द हुई है। आपके चांद की किन किन तारीखों में हिजामा कराया जाता है और कब कब करा सकते हैं? चांद की 17, 19 और 21 बेहतरीन तारीखें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि यहाँ इस टाइम पे हिजामा कराया जाए। डेट्स ये हैं, डेज जो हैं वो मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे बेस्ट डेज ऑफ हिजामा है। वो ख़वातीन जिनको तारीख हो, जिनको पीरियड्स आए हुए हैं, वो हिजामा नहीं करा सकते, तो फिर उनका इलाज तो कोई होना था क्योंकि उनको हर महीने वही दिन प्रॉब्लम आती। तो उसके लिए मंडे, ट्यूसडे, थर्सडेज हैं। थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे किसी को दर्द हो रहा है शांति का, तो वो तारीख का वेट नहीं करेगा, तो वो फिर किसी भी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे जाके भी हिजामा करा सकता है। दीज आर द बेस्ट डेज। और डेट है 17, 19 और 21 चांद की, ये हिजामा की डेट्स हैं। और इसके अलावा विद इन द मंथ नहीं होता? बिल्कुल होता है, मैंने बताया मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, हर वीक का मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ये बेस्ट डेज माने जाते हैं। बुध को और जुमे को मना है, खास तौर पे जुमे के लिए। तो एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी थी, वही वसाइल शरी बुक में, कि जुमे को हिजामा ना कराओ, कहीं तुम्हारी मौत ना वाक़या हो जाए। अब ये साइंस उसको आगे जाके एलेबोरेट करेगी, डिस्कवर करेगी, लेकिन उन्होंने कह दिया तो बस फिर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और इट्स वाज सच एन इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर अस। और आपके साथ A+ का हमेशा बुलाते हो और मुझे मज़ा आता है यहाँ। नहीं, क्योंकि व्यूअर्स को भी दे सी योर रेमेडीज एंड दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द प्रोसेसेस एंड
कौन सी डिजीज़ हैं, उनको कैसे क्योर करने की ज़रूरत है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि तबीबा मासूमा ज़हरा ने हमें बहुत सी डिफरेंट रेमेडीज़ दी, हजामा के ऊपर बहुत डिटेल्ड गुफ्तगू की, और जिस को कोई भी इशू है वो इनसे रब्ता कर सकता है और हजामा जो है वो करवा सकता है। हजामा का इलाज, बहुत से इलाजों में हजामा है और हजामा का इलाज भी है, हजामा करवाएं और अपना इलाज बेहतर कर सकते हैं। तो आप रब्ता ज़रूर करें। और यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आज हमारे मेहमान ख़ास कौन है हम आपको बताएंगे, तो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक, आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज के हमारे जो मेहमान ख़ास हैं वो एक लेगेसी रखते हैं। उनकी लेगेसी जो है वो मुहित है बाप दादा चाचा भाई अंकल सब पे। और अगर हम बात करें एक्टर, अगर हम बात करें डायरेक्टर, बात करें प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर, कॉमेडियन, बहुत से शोज़ होस्ट कर चुके हैं। और अगर हम सबसे लंबे सोप की बात करें, तेरे पहलू में, ड्रामा मर्जी, काश ऐसा में काम कर चुके हैं। टच बटन और पारावे मूवी में भी अपने जौहर मनवा चुके हैं। और उनकी पर्सनालिटी वैसी एक बबली है, बबली पर्सनालिटी के साथ हमेशा चिरपिंग करते नजर आते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ अली सिकंदर को। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत Such a से। chirping personality as always. हाँ, थैंक यू सो मच, कंप्लीटली माय प्लेजर। इतनी बड़ी लेगेसी लेके आप चल रहे हैं, यू नो, अंडर द अम्ब्रेलाज, इतने बड़े बड़े नाम आपके साथ हैं। अगर हम बात करें अनायत हुसैन भट्टी के, आप नवासे हैं, आगा सलीम रज़ा साहब के पोते हैं, आगा सिकंदर साहब के बेटे हैं, और आगा अली के भाई हैं आप, ऐसा ही है। और कभी ये नहीं समझ आती कि इतने अम्ब्रेलाज के अंदर चलना, समटाइम्स यू फॉरगेट हु एम आई, इज इट लाइक दैट? इट्स नॉट इन दैट वे। इस तरह की लाइफ जो है, इट्स नॉट दैट इजी। इन फैक्ट व्हेन यू हैव stars around you and you are also in the same race, so आपको अपनी चमक कायम करने के लिए you have to be very focused and it's in a war itself. और अगर वैसे देखूं तो मुझे लगता है कि we are blessed that इस पर्टिकुलर ख़ानदान में इतने टैलेंटेड लोग आए और उनको अल्हम्दुलिल्लाह आवाम से टैलेंटेड होने का स्टैम्प मिला। कुछ होता है ना कि अच्छा जस्ट एक्टर्स हैं, कुछ होता है कि सब दिल के करीब हैं। अगर भट्टी साहब के फैंस की बात करूं तो वो दुनिया के कोने कोने में हैं, उनसे इश्क करते हैं आज भी। अपने बाबा की बात करूं तो व्हेन इट कम्स टू वारिस तो सबको याद आता है आगा सिकंदर, दैट डायनेमिक पर्सनालिटी। वसीम अब्बास साहब की बात करूं, माय मामू, सो ही इज अ लिविंग लेजेंड। तो उन अब वो इतना प्रेशर है कि होता है कि अगर आप उस फैमिली की अगली जनरेशन है तो तुसी की करना है, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, अंडर द शैडो, अंडर द अम्ब्रेला देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन यू, एंड प्लीज हैव अ हॉट सीट। थैंक यू सो मच एंड वी लव टू हैव योर, यू नो, प्रोफाइल इंटरव्यू, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि अली सिकंदर जो हैं वो इतने डायनेमिक कैसे हैं, इतने वर्सेटाइल कैसे हैं। कभी वो बॉर्डर पार काम करते हैं, कभी कमर्शियल में नजर आते हैं, कभी वो कॉमेडियन बन जाते हैं, कभी फिल्म्स में काम करते हैं, प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन यू। हाउ कम? I have no clue कि ये how come, but the thing is कि first of all I would like to thank Allah के एक ही जिंदगी में इतने सारे काम जो है वो करवा भी दिए। और आई एम लकी इनफ कि वो लोगों ने हर डिपार्टमेंट को पसंद किया। जहाँ लिखा वो भी पसंद किया, जब एक्ट किया पसंद किया, जब होस्टिंग की पसंद की। सो वो हमारे यहाँ पर एक तो अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टार्ट लाहौर से था, और जब लाहौर इंडस्ट्री में काम स्टार्ट हुआ हम तब आए, और फिर एकदम कराची शिफ्ट हो गया। ये वो टाइम था कि एज एन एक्टर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। सो तब बाकी चीज़ें एक्सप्लोर होनी शुरू हुई, स्क्रिप्ट राइटिंग, होस्टिंग से तो मैंने स्टार्ट लिया। बिल्कुल, और हमारे चैनल के तो आप यू नो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज में से आते हैं, बिकॉज यू हैव वर्कड मेरी लाइफ की जर्नी एग्जैक्टली। और ए नेटवर्क की जर्नी जो है मोर देन लाइक 20 इयर्स। और बिल्कुल जब पहला ए टीवी का अवार्ड्स हुए थे, सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट, द एंटायर, उसमें मेरा शो भी था, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम एज वेल। सो बहुत सीखा। अब मेरी लाइफ का जो स्टार्ट रहा उसमें ए नेटवर्क का हमेशा एक बहुत बड़ा अमल दखल रहा। सो ये वो अपॉर्चुनिटीज थी जो आती गई और हम लगे रहे, और फिर पता ही नहीं चला वक्त के साथ। अपॉर्चुनिटीज तो आती गई, मतलब कि अपने आप को मनवाना भी तो बहुत बड़ा काम था ना। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि
आगा अली जो है वो आपके भाई हैं, तो आई थिंक इट शुड नॉट बी लाइक इन अ वे दैट यू आर द ब्रदर, आई थिंक ही इज योर ब्रदर। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज यंगर देन मी, तो वो हमेशा से वो मेरे भाई रहेंगे, मैं उनका भाई नहीं रहूंगा। सेकेंडली देखें, हमारे यहाँ पर जब आप बात करते हो इंडस्ट्री की, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आई वॉज नॉट ओनली फोकस टूवर्ड्स एक्टिंग, I was focused to, you know, re-explore myself again and again. Yes. मुझे जब लगा कि यार मुझे ड्रामाज में बहुत ही वो एक जैसी ऑफर्स हो रही हैं, तो मैंने बहुत सारा काम छोड़ा। बार-बार आ रहे हैं। Exactly. मैंने कमर्शियल्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत कम जो नाम हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा ब्रांड्स किए, उनमें से एक हूँ। और लकी ये रहा कि वो 30 सेकंड का क्लिप भी जो आता है एक कमर्शियल का, वो सबको बहुत पसंद आता है और बहुत प्यार मिलता है। देन मैंने होस्टिंग की, स्क्रिप्ट राइटिंग की, डायरेक्शन की, सो वो मेरी शायद मेरी फील्ड्स बदलती रहीं और मैं काफ़ी फील्ड्स में बिजी रहा। एंड आगा अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको किसी भी इंडस्ट्री में एज एन हीरो कोई एक्सेप्टेंस मिल जाती है और आपके फैंस हो जाते हैं, तो फिर आपके पास बहुत सारी डायमेंशंस में जाने का वक्त नहीं है। बट हमारी फैमिली हॉबी है, सो ही इज ऑल्सो इनटू सिंगिंग, राइटिंग एंड लॉट्स ऑफ स्टफ। आई नो। तो फैमिली लेगेसी लेके आप चल रहे हैं आगे? अल्लाह चला रहा है, हम तो लगे हुए हैं। देखें इन हालात में जब हमारी इंडस्ट्री जो है वो अभी भी हमें ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि यार इंडस्ट्री का रिवाइवल नहीं हुआ, तो हम फिल्म का तो बिल्कुल तरफ जा ही नहीं पाते हैं। बिकॉज साल की कोई 2 से 3 शायद अच्छी मूवीज बन पाती हैं और कुछ मूवीज हैं बस वो भेड़ चाल में बन रही हैं, सो उनमें काम करने का फ़ायदा नहीं है। बाकी इट्स लक कि मुझे मौका मिला, मैंने इंडियन टीम के साथ काम किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्क्रीन शेयर किया और हर जगह पर अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दिलाई। अब तो पाकिस्तान के बड़े भाई भी बन गए हैं। हाँ, ये एक कमाल चीज मेरी लाइफ में हुई जो कि मुझे नहीं लगता किसी भी रियलिटी शो में किसी भी कंटेस्टेंट के साथ हुआ। I think it was another breakthrough of your life, no? Exactly, it was one of the major turning point because अभी क्या सीन है कि बहुत सारी नई जनरेशन थी जो मुझे इतना जानती थी कि ये टीवी पे आते हैं। They don't know mostly राइटर्स और डायरेक्टर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कमर्शियल्स देखते थे। इस पर्टिकुलर शो के बाद पूरी दुनिया में जहां पर भी वो शो देखा गया इतना प्यार मिला। रिसेंटली मैं अभी उम्रा पे था, तो मुझे लग रहा था कि इस बार शर्त है कि वो शो देखकर आएंगे तो आप उम्रा करने आएंगे, बिकॉज एवरीबॉडी वाज गिविंग सो मच रिस्पेक्ट। तमाशा वाज अ बिग हिट। Oh yes, and again, you know, the character you played, like obviously हमारे लिए हमें लगता है हमें ये लगता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है, जो कि हमें लगता है, but I really wanted to know कि was it scripted? No, it was 100% pure, dude. It was like a one of the toughest journey of anyone's life जो उसमें जाता है। मैं समझता हूँ उससे ज्यादा मुश्किल शायद ही कोई बहुत बड़े हादसे होते होंगे, बट अगर आप सर्वाइवल की बात करते हो तो एक एक्टर जो ऑलरेडी नोन है वो 50 कैमरास के अंदर है और उसको लोग अनॉय भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात भी हो रही है, लड़ना भी है, झगड़ना भी है, सर्वाइव भी करना है, एंटरटेन भी करना है, तो इतना सब कुछ कैसे करोगे? वो सब अल्लाह नहीं कराया। अच्छा, ये स्क्रिप्टेड नहीं था इसका मतलब? 0% भी स्क्रिप्टेड नहीं था। स्क्रिप्टेड शायद यही होता होगा अब कल इनकी इस बात पे वाट लगानी है, जो टीम के प्लान्स होते हैं, जो कि हर फॉर्मेट में कि ये सेगमेंट आएगा या इस तरह का टास्क आएगा, अदरवाइज उधर सब कुछ। इस शो के बाद व्हाट यू हैड द मोस्ट, लाइक यू नो कि यार दिस शो हैज मेड मी द थिंग आई वांटेड टू बी एवर? मैं ये तो नहीं कहूंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि इस शो ने मुझे वो दिया जिसकी एक्चुअली मुझे इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज कितने भी टैलेंटेड हैं आप, हमारे यहाँ पे ना हिट सुपर हिट का वो क्राइटेरिया चेंज हो गया है। नाउ if you are hit on the social media, if you are viral for somehow, whatever, फिर आपको सब जानते हैं। So तमाशा ने मुझे अली सिकंदर को by name, by character लोगों से मिलवाया, एक मौका दिया और फिर as a like a elderly brother to everyone. I was surprised कि मेरा चैनल जब रात में मतलब जब मैं बाहर निकल के मैंने पोस्ट देखी वो सब, तो मैं हैरान रह गया कि मुझे नहीं पता था कि ARY भी उस पे अली भाई ने आज ये किया, इस तरह के कैप्शंस होते थे। और सडनली बाहर इतना प्यार, जिस दिन मेरा एलिमिनेशन हुआ उस दिन रात 12 बजे एपिसोड अपलोड हुआ और सुबह 4 बजे तक उस पर 5,500 कमेंट्स थे यूट्यूब पर। और बहुत प्यार मिला। शो में सबसे ज्यादा तंग किसने किया था आपको? तंग मुझे किसी ने नहीं किया। तंग नहीं था, वो एक जंग थी, उसमें हर कोई अपना अपना हमला कर रहा था और आपको
डिफेंड करना था हाँ। और आपको ये दिमाग में रखना था कि ये आपकी फैमिली भी देखेगी और फैमिलीज भी देखेंगी किसी की दिल आजारी ना हो या एग्जैक्टली और वो ही हैं जिनकी वजह से आप आज यहाँ हैं। तो कुछ लोग ये बातें It was भूल a great गए show and और a great या, character you did it. अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मुझे बताएं कि आपकी एक टैलेंट एजेंसी भी बनाई थी आपने। नहीं दैट्स अ रूमर। अच्छा मैंने टैलेंट एजेंसी बिल्कुल नहीं बनाई। एक टैलेंट एजेंसी ने मुझे अप्रोच किया था और मैंने कुछ अरसा वहाँ एक्टिंग वर्कशॉप्स कराई Okay. इन लाहौर। बट मुझे वो कराने के बाद इस बात का बहुत You दुख were the हो रहा face था। of them, is I it? was the face Okay. actually. I was the Okay. face. बट उसमें भी ये हुआ था कि मैंने मतलब रनिंग में ही वो खत्म कर दी थी बिकॉज लाहौर में प्रोडक्शन हाउसेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब स्टूडेंट्स मेरे पास आके मुझे ये बोल रहे थे कि सर अब हम कहाँ जाएं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सबको कहूँ बैक पैक करो बेटा कराची चले जाओ, हाँ। ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो कुछ अरसा की, वो बहुत सक्सेसफुल भी रही। बट फिर वो एक होता है ना, मेरा अपना ज़मीर ही नहीं माना। मैंने कहा यार ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको बाद में क्या जवाब दूंगा। तो मैंने उसको अभी रोक दिया। बट वो टैलेंट एजेंसी में कभी भी मैं इन्वॉल्व नहीं था, वो उनका अलग बिजनेस था। दैट वाज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ देयर बिजनेस। अच्छा कभी आपको लाइक नेपो चाइल्ड होने का ताना मिला है? यार नहीं, मुझे नहीं मिला। नहीं मिला, नॉर्मली हमेशा होता है। लेकिन क्यों नहीं मिला? देखें, आप नेपो चाइल्ड किसको बोलते हैं? जो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आया कि देखने के बाद आपको लगा कि यार वो डिजर्व नहीं करता, या फिर एक बंदा नॉर्मल नया आता है और उसके इर्द गिर्द ये पूरा एक सेटअप लगा के उसको लॉन्च किया जाता है। हमें तो ना तो लॉन्चिंग पैड मिला, मुझे मेरे घर की प्रोडक्शन में कभी काम नहीं मिला था पहले। मुझे ये था कि भाई किसी के जाओ फोन से काम नहीं मिला। फोन तो हाँ, गया ही नहीं बात है। कभी। हाँ। फोन का चक्कर ही नहीं है। जब बाहर काम कर लिया तो होम प्रोडक्शन सिर्फ मामू करते थे। और हमारे यहाँ पर ये क्राइटेरिया था कि यार तुम हीरो हो तो तुम्हारा चांस बन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आगा को तो हीरो वाला चांस भी नहीं मिला था। तो वो सिटकॉम्स और वो छोटी प्रोडक्शंस होती थी, वो उस वक्त कोई बहुत ग्रैंड सोप सीरियल तो बना नहीं रहे थे। तो उसमें हमारी जगह होती ही नहीं थी। मुझे लाहौरी गेट में कास्ट किया गया था, उसमें 12 सीनियर थिएटर के लोग थे। मैं 6ठी एपिसोड से भाग गया था। अच्छा। कि मैं तो सारा दिन वेट ही करता रहता हूँ। बात शुरू करेंगे अली सिकंदर साहब, मुझे जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सितारे आज अली सिकंदर मौजूद हैं और आपको मजे के तरीकों से और अपने कहते हैं ना कॉमेडी से आपको महसूस करेंगे। लेकिन लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। लगन
कर माही कोल ना होवे जिंदगी लगदी सजा अगर आ चलना मेरे अगर आ चलना मेरे आ लगन बहारा वाजा मारा लगन बहारा वाजा मारा विच उड़ी कानैन मेरे विच उड़ी कानैन मेरे वेख बसंती चोला पाके तकनिया तेरा अगर आ चलना मेरे अगर आ चलना मेरे अगर आ amazing, amazing, very amazing. उम्मे लैला, please come and sit with us. अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि उम्मे लैला जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही है अरे वाह। म्यूजिक सोसाइटी की, और वो पीस एक्टिविस्ट भी हैं और वो आज हमारे शो का हिस्सा भी हैं. वेलकम टू द शो उम्मे बहुत लैला. शुक्रिया हिना. कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, आप दोनों से मिलके My बहुत अच्छा लग रहा Pleasure है. is all ours, by the way. अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोडक्शंस के ऊपर, हम बात कर रहे थे आपकी स्क्रीन प्लेज जो हैं, अच्छा, जिसमें हनीमून और उसके बाद कॉलेज गेट जो है वो अभी चल रहा है. तो आपने कौन से ऐसे इशू को एड्रेस किया है इन दोनों प्लेस के अंदर? अच्छा है ना, जहाँ तक सवाल है हनीमून का, तो हनीमून वाज आउट एंड आउट कमर्शियल लव स्टोरी, जिसके अंदर जो कि प्योर मसाला एक स्क्रिप्ट होता है ना, जो जिस एंटरटेनमेंट के लिए होता है, जिसमें आई वाज लकी इनफ कि मुझे बहुत अच्छे एक्टर्स मिले और उनको मेरा स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया, जिसमें सबा परवेज जी हैं, नादिया अफगन जी हैं, जावेद शेख साहब, उस्मान पीरज़ादा. तो मुझे पर्सनली सबने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैंने सीरियल नहीं लिखता था, मैं टेलीफिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स और इस तरह का काम ज़्यादा करता था, सीरियल्स की तरफ कम आता था. सो ये क्रेडिट मैं फ़हीम बर्नी साहब को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बिठा के लॉक करके तो मुझसे 2 सीरियल्स लिखवाया. और कॉलेज गेट जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट फ़हीम साहब का था. उसको मेरी जो असल को काविश कह लें या कोशिश कह लें, वो ये थी कि किस तरह, क्योंकि हमारी आज की जनरेशन जो है वो इतनी एडवांस है कि हमारा मीडिया सेंसर पॉलिसीज हमें हर सच्चा कड़वा मीठा सच दिखाने की इजाज़त नहीं देते. तो उसको कैसे शुगर कोटेडली हमने आज की जनरेशन के इश्यूज को एड्रेस और जो उनके साथ पुरानी जनरेशन का कलैब है वो कैसे होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ एक रिलेशन आज कैसा होना चाहिए, वो एक थोड़ी सी कोशिश की कि वो कहीं कुछ पोर्ट्रे हो सके. और वो लोगों ने बहुत पसंद किया, स्पेशली सोशल मीडिया पे तो उसके कुछ बहुत ही ज्यादा मिलियन व्यूज आ गए. क्लिप्स उसके वायरल थे. अच्छा, मुझे बताएं कि कॉमेडी में यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ कॉमेडी, हाउ डिड यू जंप इनटू इट, और यू वांटेड टू डू इट, और इट्स इन यू? I never wanted to, be a certain type of stereotype of actor in my life. I am a very genuine kind of actor. Acting is my addiction. When I'm acting, I don't want anything. I can work to 48 hours without any break, whatever I'm doing. The thing is कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जिसका जो हिट हो जाए वो फिर ऑफर्स वैसी आने लगती हैं. आई एम इक्वली comfortable with serious acting, emotional acting. I have done lots of आपको सबसे ज्यादा plays in ऑफर्स the किस past. चीज की आती हैं? कॉमेडी कैरेक्टर्स Comedy ज्यादातर, characters की, बिकॉज वो एक शायद स्ट्रक्चर, एक इमेज में लोगों को लगता है कि अरे ये आया बड़ा मजा आएगा यार, तो वो बड़ा मजा तो आएगा, लेकिन उसमें एट टाइम्स हमारी इंडस्ट्री इंडिया की इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज Margin हो है आपके और बड़े स्केल पे हो, बिकॉज फिल्म में आप और तरह से रजिस्टर होते हो. सो वहां पर आपको काम करने का मौका मिले और आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करके दिखा सको. बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सेप्टेंस जो आवाम देती है और आपसे प्यार करती है और आपको पसंद करती है. बहुत से कम एक्टर्स होते हैं जो स्क्रीन पे आते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं. सो मुझे हमेशा लोग ये कहते हैं कि आपको देखते हैं और हम खुश हो जाते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती. हाँ, वो कह रही थी, मैंने आपको जैसे देख के कहा था, यू हैव अ वेरी बबली एंड चर्पिंग कैरेक्टर, ऑलवेज बीन सीइंग लाइक दिस. बट डेफिनेटली हर इंसान की अपनी एक वर्सटैलिटी होती है जिसको आगे लेके जाया जा सकता है और जाना भी चाहिए. हम इस पर भी बात करेंगे और उम्मे लैला आपसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून विद अस. गुड मॉर्निंग धनक. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके एक्टिंग स्किल्स, व्हाट इज द फर्स्ट टिप you want to address to the amateur artists and who've been coming into this field?
देखिए मैं जब वर्कशॉप्स भी कराता हूँ तो मैं कुछ मेजर पॉइंट्स ज़रूर करता हूँ कि एक तो ये कि आप बहुत अच्छे व्यूअर होते हैं जब आप अपने घर पे होते हैं ना, तो आप बड़े बड़े सुपरस्टार को भी कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से मार खाते हैं, मगर वो उसको पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे होते हैं, कहते हैं हमको एक्टर बनना है। देखिए एक्टिंग में आपका एक्सेंट, अब आप उर्दू ज़ुबान में काम करें, आप अंग्रेज़ी में काम करें, जो भी, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो टीवी पे एक स्टैंडर्ड एक्सेंट उर्दू आप सुनते हैं, आप उसको फॉलो करें, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके कुछ लोगों में, मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, उनके प्रॉब्लम था और हमारे यहाँ पे माफ़ी नहीं है। फिर एक्टर क्या है, एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसमें एक्टिंग स्किल्स होती हैं, वो नाटक करना भी जानता है, झूठ मूठ रोना भी जानता है, किसी की चीज़ छीनना भी जानता है, अपनी माँ को कैसे लाड से मनाना है ये भी जानता है। तो ज़िंदगी को ऑब्जर्व करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को ऑब्जर्व करें, ना कि आप किसी बहुत मुश्किल में जाएं। और ओवर एक्टिंग से बेहतर है कि अंडर खेल जाओ। ओवर करने की कोशिश में एट टाइम्स आप कहते हो ना कि मेला ही लूट लेना है मैंने, तो वो हर जगह के डायनामिक्स और हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। इफ़ यू आर डूइंग अ सीरियस थिएटर तो वहाँ का एक मैनरिज्म, एक लाउडिज्म थोड़ा सा और तरह का है। व्हेन इट कम्स टू टीवी इट्स लाइक दिस, वो आपकी आंख, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस की गेम है सारी, और व्यूअर उसी के साथ कनेक्टेड रहता है। सो सबसे बड़ा फॉर्मूला है मेहनत। आप जो भी करना चाहें जिंदगी में उसको पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें। लोगों से मिलने से कभी कुछ नहीं हुआ। लार्जर देन लाइफ, इफ यू टॉक अबाउट सिनेमा, what is the most important and the first and foremost key for acting? Acting, there is no particular key to तो कह रहे acting. हैं ना कि expression is very important. देखिए सिनेमा इज लिटिल लाइक, सिनेमा में ये है कि अब व्हेन इट कम्स टू लाइक टीवी तो आपके मेजरली Yes. क्लोजअप्स होते हैं। सिनेमा में इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड, बट स्टिल एक्टिंग यू शुड नो कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर है कि नहीं। अब अगर एक कैरेक्टर तो मैं बहुत सोबर कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसे ऐसे हो रही होगी और मैं लाइनें जो है वो ऐसे से फेंक रहा हूँ, तो मजा नहीं आएगा। सो आपको इतनी सेंस होनी चाहिए, आप अपना स्क्रिप्ट समझकर, उस कैरेक्टर को समझकर जब भी करेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। Any act you always remember which has never been forgettable, कुछ थोड़ा सा you want to play that? अब देखिए कोई एक आधा ऐसी चीज, या यू नो कॉमेडी रोल या सीरियस रोल या कोई Serious ऐसी तो करके चीज। दिखा दिया ना सीरियस तो उन्होंने। हमने आपने करके वैसे Serious दिखा करके दिखा दिया। दिया। We want something lighter one. कैरेक्टर जो है वो तो अभी कोई मैं पर्टिकुलर कैरेक्टर प्ले करके या एक्टिंग करके, इतनी सारी एक्टिंग के बारे में बातें हो गई। मैं यही कहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी सीन करने जब उतरता हूँ, कोई भी सीन, तो मैं बहुत ईमानदारी से उतरता हूँ और मेरी अपने आप से लड़ाई होती है। मैं बड़ा सेल्फिश एक्टर हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं इस सीन में बगैर डायलॉग के भी खड़ा हूँ तो मैं किसी तरह कोई मोमेंट ले जाऊँ। ये जो ग्रीड है एक एक्टर की, ये जो अर्ज है बेहतर से बेहतर काम करने का, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो आप बहुत सारा काम अच्छा करोगे इंशाल्लाह लाइफ में। इट वाज लाइक कहते हैं ना कि वेरी गुड टिप्स बाय यू, प्लीज Please. हैव अ सीट अगेन। और मैं बात करूंगी उमर लैला, आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में, कब आपने म्यूज़िक का आगाज़ किया और फिर प्रेसिडेंट होना, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट होना GCU सोसाइटी की, म्यूजिकोलॉजी क्लब की, हाउ वाज इट ऑल? मेरे म्यूज़िक का सफ़र, उसका आगाज़ GCU की म्यूज़िक सोसाइटी से ही हुआ था। वहाँ जब मैं गई तो उससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था म्यूज़िक का, मुझे इन इंस्ट्रूमेंट्स का पता नहीं था। जब मैंने उनको देखा तो मुझे बड़े अच्छे लगे कि ये क्या होता है ना, तबला और हारमोनियम, इस तरह की चीज़ें। फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और वहाँ एक कस्टम था कि वहाँ की ये लेगेसी थी नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी की कि वहाँ 170 साल से हमेशा मेल्स जो थे, मतलब लड़के जो थे, वो प्रेसिडेंट बनते थे और वाइस प्रेसिडेंट भी बनते थे। अच्छा। तो मैंने जाके क्वेश्चन किया कि सर लड़कियां क्यों नहीं बनती हैं यहाँ, मैंने बनना है। तो सर ने कहा आप तो अभी आई हैं तो लड़कियां काम नहीं करती हैं। मैंने कहा सर अगर लड़कियां काम करें तो फिर? कहते नहीं, देखें ना, लड़कियां रात तक रुक नहीं सकती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करना होता है, पूरे इवेंट को मैनेज करना होता है। सिंगिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट जस्ट टू सिंग एंड जस्ट गो। सिंगिंग के पीछे, मतलब जब आप एक इवेंट को देख रहे होते हैं, बीइंग अ प्रेसिडेंट, आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है, लेके चलना होता है, टीम वर्क के साथ ये सब मामलात होते हैं। मैंने कहा नहीं सर मैं तो करूँगी ये सब कुछ।
खैर मैंने तो ज़िद पकड़ ली। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, आप लड़कियों को क्यों नहीं बनाते हैं। हाँ, तो कहते लड़कियां काम नहीं करती। मैंने कहा लड़कियां तो काम करके दिखाएंगी आपको। हाँ। उसके बाद मेरा फर्स्ट सिंगल ओरिजिनल आया, मेरा अपना गाना आया और मैंने मेहनत करना शुरू कर दी। मैं मतलब प्रॉपर प्रोफेशनली सिंगिंग मैंने स्टार्ट कर दी और मैंने चीज़ों को करना शुरू कर दिया वहाँ, मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी वहाँ और उसके बाद फर्स्ट फीमेल वर्किंग प्रेसिडेंट बनी और फिर मैंने प्रूफ किया कि लड़कियां भी काम कर सकती हैं। बिल्कुल काम ऐसा करने ही का है। ताल्लुक जो है वो जेंडर से नहीं है नहीं कि होता। लड़कियां हैं वो ज़्यादा काम करेंगे। मतलब मैंने अपनी प्रेसिडेंसी में अब मेरा टेन्योर कंप्लीट हो चुका है और मुझे गोल्ड मेडल भी मुझे दिया गया था। Very nice. मेरी जो मैंने एफर्ट्स की उस पर। तो जब मेरा टेन्योर था उसमें अक्सर ऐसे होता था कि जो मेरे जूनियर्स थे वो कहते थे हम थक गए हैं, हमने नहीं उठाना, तबला नहीं उठाना। मैं खुद उठा लेती थी। मैं कहती थी कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। तब हम अपने जो हमारे सामान होते हैं, जो हमारे जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं हम, तब वो भी तो कैरी करते ही हैं ना। सीखा कैसे? सिंगिंग कब से सीखी? सिंगिंग मैंने GCU नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी से ही सीखी। अच्छा, वहीं से स्टार्ट ही हाँ, वहीं वहीं से से लिया स्टार्ट आपने? किया। ओके। उससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मैं गाने सुनती थी और मुझे लोग कहते थे कि मेरी आवाज़ अच्छी है क्योंकि मैं नात ख्वानी और इस तरह की चीज़ों में थी। मगर जिसको कहते हैं ना प्रोफेशनली गाना, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना या रिदम के साथ गाना, उसका मैंने उससे पहले वो कभी किया नहीं था। वहीं से मैंने सीखा और वहीं से मैंने चीज़ों को लर्न किया और मुझे पता चला कि ये सब मामला जो हैं वो होते किस तरह हैं। अच्छा, आप पीस एक्टिविस्ट भी हैं, जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताएंगी? व्हाट आर यू डूइंग? पीस एक्टिविज़म की जहाँ तक बात आती है तो मेरे नज़दीक पीस एक्टिविज़म जो है वो इंटर रिलीजियस हारमनी है। जैसे कि अगर मेरे साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनके साथ मैं बग़ैर किसी फ़र्क के, डिस्क्रिमिनेशन के अच्छे से डील करूं। मैं ये ना कहूँ कि मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकती, आई एम सॉरी, इस तरह की चीज़ें। तो एक सोसाइटी है, इनक्रेडिबल यूथ सोसाइटी उसका नाम है। वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं, उनको डिफरेंट जो है वो हुनर सिखाते हैं जिसमें IT से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, यही इवेंट मैनेजमेंट आ जाता है, डिफरेंट स्किल्स आ जाते हैं। मतलब वो स्किल्स सिखाते हैं क्योंकि जैसे आप जानती हैं आजकल के दौर में खाली जो क्वालिफ़िकेशन है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक experience आपके होना पास ज़रूरी है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई Experience. पर्टिकुलर स्किल नहीं है Skill. जो कि आपके जो है वो डिग्री को और क्वालिफ़िकेशन को इन्हांस करता है। तो पीस एक्टिविज़म को मैं ऐसे देखती हूँ कि आप खुश रहें और खुश रहने दें। लोगों के लिए खुशियाँ जो हैं उनको खुशियाँ देने की कोशिश करें और कम से कम मसाइल क्रिएट करें। जैसे कि हम मसाइल करते हैं। आप ये ट्रैवल करती हैं इस एजेंडे को लेके डिफरेंट जी सिटीज़ हम में? डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं, हम सेमिनार्स करवाते हैं और डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाते हैं इसके अंडर। और इसकी जो हमारी वो हर सिटी में और हर प्रोविंस में इसकी कैबिनेट है और एक हमारी कैबिनेट जो है वो कनाडा में और लंदन में भी है जो कि वहाँ काम कर रहे हैं। वेरी नाइस, जी जी। very nice. It's like amazing to see a women, you know, working so great and you know working. और हमेशा से ये देखा जाता है अली के women की orientation जो है सोसाइटी में वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। मगर अब जो है more of projection of a women in dramas and acting is like larger. एग्जैक्टली बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखें ख़वातीन किसी भी, अगर हम अपनी फील्ड की भी बात करें तो जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है या स्टार्ट की बात है तो उस वक्त जितने मेल आर्टिस्ट हमारे लेजेंडरी स्टार्स के आप नाम जानते हैं उतनी ही फीमेल आर्टिस्टों को भी आप लोग जानते हो जिन्होंने उस वक्त बहुत नाम कमाया। जैसे बुशरा आपा एक ऐसी एग्जाम्पल है जिन्होंने उस वक्त वो वाला काम किया जो यूजुअली ख़वातीन नहीं करती थी। सो ख़वातीन कहीं किसी से कम नहीं, और जो भी कोई बाशऊर शख्स होगा वो किसी भी दौर का हो वो इस बात को तस्लीम करता है और करते आए हैं। हाँ, कुछ माशरे में इश्यूज़ हैं बट वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि अब के दौर में बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और अब आके इस जनरेशन के अंदर बिल्कुल भी वो लड़का लड़की में फ़र्क नहीं समझा कॉलेज के जाता। ड्रामा है उसमें डिफरेंट जनरेशन की प्रोजेक्शन हुई भी और बिल्कुल। सोशल मीडिया इज द मेन की। एग्जैक्टली उसमें लड़कियां भी उतनी ही एम्बिशियस दिखाई हैं जितने लड़के, बिल्कुल ऐसा ही उतनी है। पैशनेट हैं, वो उतनी ही टैलेंटेड हैं और उसमें कहीं कमी नहीं है कोई। तो वो तो, और ये जो काम कर रही हैं ये भी बड़ा बेहतरीन काम है क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पर आप अपनी परेशानियों और नफरतों और टेंशनों में हर वक्त गिरे हैं वहाँ पर पीस का, प्यार का पैगाम हार्मनी का देना, होना बहुत किसी ज़रूरी भी है। डायरेक्शन में उनको गाइड करना, it's like I know great like effort. it's like a wonderful topic and we'll talk about it. Viewers, आप लोग हमारा शो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ। पाकिस्तान के
बहुत मारूफ सितारे आज हैं, उनके साथ एक बहुत प्यारी सी सिंगर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग धनक। हेलो जी, वी आर वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। ये ऐसे ही कुछ कहते हैं वो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पीछे आधी दुनिया पड़ी हुई है कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं। मैं कहता हूँ यार ओ बड़े डाडे लोग ने सवेरे सवेरे उठ के वो कर लेंदे ने, मेरे को नहीं होता यार। लेकिन अभी हम आपको लेके जा रहे हैं एक खूबसूरत से फूड व्लॉग के अंदर, जहां पर हमारी खामोश हसीना जो थी हमारी शेफ, उन्होंने कुछ बनाया है। क्या बनाया है उसको खा के आपको कैसा महसूस होगा, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार चख लीजिए और फिर बता दीजिए। जी, ओवर टू यू। तो फिर आप एक बार चख लीजिए और बता दीजिए आपको कैसा लगा प्लीज। ये बबल्स तो नहीं है ना वही वाली जो? अच्छा नहीं जी, ये हमने इसको कुछ पहले बताइए जी। ये हमने बनाया है आज मंगोलियन चिकन। मंगोलियन चिकन आ गया है मार्केट में हमारे लिए दोस्तों। अच्छा, इसको खाने के बाद कहीं मेरे अंदर उधर ले आते हैं। मंगोलों वाला let's, कोई वो कैफियत तो नहीं आएगी ना, वो जैसे बिल्कुल में मंगोल है। और आप आराम से इसको खाएं और आप बताएं आपको कैसा लगा, एंड देन यू कैन डू अ ग्रेट व्लॉग। आप भी ट्राई करें, इसको इससे ट्राई करते हैं। गुड। तो दोस्तों, अपनी जान पर खेलकर मैं मंगोलियन चिकन ट्राई करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि अच्छा, इसको सर्व किया जाता है वाइट बॉइल्ड राइस के साथ। तो हमें क्यों नहीं किया आपने? हम इसको सादा ही क्यों एंजॉय कर रहे हैं? व्हाइट राइस मिस है दोस्तों, 10 नंबर में इनके काटता हूं। और कैसा लगा आपको? मेन डिश है उधर। बहुत अच्छा, माने मेरी बात, बहुत अच्छा है। मैं एक और दफा ट्राई करके आपको दिखाता हूँ, इधर से शायद ज्यादा अच्छा लगे। माँ माँ के हाथ का खाना याद आ गया। ये माँ के हाथ जैसा नहीं है, माँ का याद आ गया। हमने तो नानी का याद करा दिया। और नानी क्योंकि मंगोलियन चिकन नहीं पकाती थी, इसलिए आप बिला मुकाबला जीत गई। वेरी नाइस। तो ये साथ साथ ये ना कॉमेडी का चस्का जो है वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। सानी, मुझे बताया आप किचन में जाते हैं? मैं किचन में जाता हूँ खाने और किचन से आता हूँ। यह देखिए, अगर आप मुझसे ये सवाल करें कुकिंग, तो नहीं, मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे घर के काम काज का भी बिल्कुल शौक नहीं है। मेरी माँ, मेरे घर वाले सारे, मेरी मिसेज, वो मुझे काम कहने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये आधा जान के खराब कर देगा, इसलिए। हाँ, लेकिन जब कभी मजबूरी हो और कोई और ऑप्शन ना हो तो मैं किचन में जाता हूँ और कुछ ना कुछ पका लेता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके मिक्सचर बना लेता हूँ। मैं अंडा बना लेता हूँ, मैं चाय बना लेता हूँ और मैं यही बना लेता हूँ। अच्छा, नॉर्मली हाँ, बस हाँ, मैक एंड चीज में बना लेता हूँ। वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है और वो मेरे हाथ की पसंद है, तो वो कभी उसके लिए कभी फरमाइश पे मैं बना देता हूँ। अदरवाइज मैं मुझे पता ही नहीं है मसाले कौन से हैं। फेवरेट डिश यू ऑलवेज वांटेड टू हैव इट? आई कैन हैव गुड दाल चावल ओके, इवन 30 days a month। अच्छा, रोजाना आई कैन हैव गुड दाल चावल एनी टाइम। आपको शौक है खाने का? हाँ, दाल चावल से फेवरेट। अच्छा, जब ट्रैवलिंग करते हैं, बेस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट यू वांट टू स्पेंड योर योर हॉलीडेज? एनी डे, एनी टाइम। इट्स नॉट एन इमोशनल और इस्लामिक वाली वो जो सुकून मुझे मिलता है मदीना। मदीना मेरा, मैं 5 रमजान मदीना में गुजारे। मैंने दुनिया बहुत घूमा, मगर वो जब दुनिया आप घूमने जाते हैं ना, तो वहां पर आप जो भी कर रहे होते हैं वो आप अपने लिए लग्जरी प्लेजर खरीद रहे होते हैं। लेकिन जब आप मदीना में जाके बैठे होते हैं ना, तो आप सिर्फ मांग रहे होते हैं और आपको मिलता जा रहा होता है। तो वो वाला जो एक सुकून है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं महसूस किया मैंने। अच्छा, आप जाते हैं? मैं भागता हूँ सर, मैं भागता हूँ और अल्लाह ताला ऐसे ही भगाता रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो साल भर मैंने चलना है, वो साल भर का पैकेज में वहां से लेके आता हूँ रमजान में। सही है, सही है। इट्स एन एनर्जी बूस्टर, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट प्लेस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो कि यू हैव प्लानिंग या यू हैड योर प्लान्स यू वांटेड टू परस्यू?
Like there are so many ideas. I really want to work on them. I'm working on few ideas. बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ. अभी तो कुछ किया ही नहीं है लाइफ में मुझे लगता है, क्योंकि आप हर साल कंपटीशन और सामने वाले एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं, ऑप्शंस इतने नज़र आ जाते हैं कि आपको लगता है कि अबे ये वाला काम तो मैंने नहीं किया, ये पहले करने लगूँ तो अच्छा ये कुछ नया आ गया मार्केट में, ये भी करना. तो अभी आई थिंक मैंने ये नहीं सोशल आपने कभी सुना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन? यार देखें, अगर आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और आप फ्लैशबैक में जाएं, तो जब आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया तो उसमें 6-7 ऐसी चीजें आपने गिनाई जो कुछ ठीक ठाक सी कर पाया मैं जिंदगी में, बिल्कुल ऐसा ही तो है। आपने बुलाया. तो ये एग्जाम्पल हर जगह फिट नहीं बैठती. ये उन बादशाह तबीयत लोगों के लिए थी जिनको आता कुछ नहीं था, लेकिन कहते थे इधर ले आए, मेरे वर्गा कोई नहीं कर सकता. लेकिन फिर कभी नमक ज्यादा कभी चीनी कम, तो ऐसा मसला नहीं है, आपको नहीं कह रहा मैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही काम करता हूँ जो सबसे पहले मैं खुद अपने आप को कह सकूं कि हाँ तू ठीक कर रहा है, और जहां मुझे लगता है कि नहीं यहाँ भंड हो जाएगा, वहां से मैं कट लेता हूँ. एक्सपीरियंस Experience का कोई match ही नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर मेकिंग दिस शो रियली 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 having a smile on Oh, our faces. this is my you know. family. This network is Yeah. so always anytime I'm always there. थैंक यू सो मच उम्मे लैला. और प्लीज इससे पहले आपको मैं बाय बाय बोलूं कुछ